0.78 ये फॉरेस्ट एरिया है, और यहाँ पर जो हिडन है वो है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। कहने का मतलब जो बात हो रहा है वो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट पर है, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट। फॉरेस्ट एरिया कहने का मतलब दो पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना होता है उसको, एक ISFR पढ़ेंगे और दूसरा रिकॉर्डेड पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल आपको इतना जानना है कि जो लिखा हुआ है वो फॉरेस्ट एरिया है। वन क्षेत्रफल 59820.78 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में है ये। मैं बोला था छत्तीसगढ़ का जियोग्राफिकल एरिया है 135192। इस 135192 में इसका कंट्रीब्यूशन है 44.25%, मतलब छत्तीसगढ़ के जियोग्राफिकल एरिया का 44.25% जो है वो फॉरेस्ट है। फिर सीक्वेंस बताया गया है, थर्ड लार्जेस्ट स्टेट ऑल ओवर इंडिया, भारत देश का तीसरा बड़ा राज्य है वन क्षेत्रफल के मामले में। देश में जितने भी फॉरेस्ट रीजन है उसमें कंट्रीब्यूशन की बात किया जाए तो वो है 7.71। फिर डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस आप देखे थे, ये बताया गया था। चल रहा हूं आगे, वाइल्ड लाइफ पर है। वाइल्ड लाइफ, ध्यान देना है, 1972 का एक एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बोलते हैं। 1972 में कानून आया है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। इसी एक्ट में प्रोविजन किया गया है कि जो बायोडाइवर्सिटी रीजन होगा उसका कंजर्वेशन करेगी जो गवर्नमेंट है वो। इससे पहले कोई आधिकारिक रूप से कोई कानून व्यवस्था नहीं था कि वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन हो। सरफेस लेवल पे हो रहा था, पढ़ेंगे भी जब इंडियन जियोग्राफी पढ़ेंगे। 1936 में भारत देश का पहला नेशनल पार्क स्टैब्लिश हो गया था, जिम कार्बेट, नाम सुनेंगे आप। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इससे पहले नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं था क्या, इसके बाद लार्ज स्केल में स्टैब्लिश होना शुरू हुआ, क्योंकि एक चैलेंज शुरू हो गया सोसाइटी में या फिर इन्वायरमेंट को लेके कि वाइल्ड लाइफ का हो रहा था क्या हाँ एकदम तेजी से उनकी संख्या जो है वो कम हो रही थी। अब बायोडाइवर्सिटी कम होगा तो कहीं ना कहीं फूड चेन डिस्टर्ब होगा, ऐसा खाद्य श्रृंखला पढ़े होंगे। तो बोला गया कि इसका क्या होना चाहिए, कंजर्वेशन होना चाहिए। तो एक्ट बनाया गया, संसद के द्वारा एक एक्ट बनाया गया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में प्रोविजन किया गया है नेशनल पार्क का, राष्ट्रीय उद्यान, और दूसरा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभ्यारण्य। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का प्रोविजन लेके आया है क्या, एक एक्ट। दोनों में एकदम माइनर डिफरेंस है, दोनों कंजर्वेटेड एरिया ही है, संरक्षित क्षेत्र ही है, लेकिन माइनर डिफरेंस है। पार्क, जब भी ये टर्म्स सुनते होंगे तो थोड़ा बहुत ग्रीनरी आती हो, पेड़ पौधा सुना तो भाई। पार्क जब बोलेंगे तो गार्डन टाइप का ही फील आता है, मतलब वहां पेड़ पौधे ही होंगे, वही है एक्चुअल में। नेशनल पार्क का मतलब होता है, इसको टेक्निकल टर्म्स में इन्वायरमेंट या इकोलॉजी में बोलते हैं फ्लोरा। जो वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट है उसको, वनस्पति को फ्लोरा बोला जाता है, और वाइल्ड लाइफ को बोलते हैं फौना। तो ऐसा रीजन जहां पर फ्लोरा का कंजर्वेशन लाया गया, वनस्पतियों के संरक्षण का प्रयास किया गया, तो उसको नाम दिया गया नेशनल पार्क। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको हिंदी में समझे अभयारण्य बोलते हैं, हिंदी में। संधि विच्छेद करेंगे तो मिलेगा अभय धन अरण्य। अरण्य का मतलब तो समझ गया, जंगल का पर्यायवाची हिंदी में अगर बोले तो। अभय का मतलब होता है भय का अपोजिट है, भय मतलब डर, और अभय मतलब निडर। मतलब ऐसा रीजन, ऐसा जंगल जहां पर वन्य जीव, निडर वही घूम सकता है कि वनस्पति लोग घूम देंगे, क्या लगता है आपको? वनस्पति तो स्टेबल एक जगह है, वहां घूम कौन सकता है? अभय होके, निडर होके वो वहां के वन्य जीव, मतलब एक ऐसा टेरिटरी जहां पर वन्य जीव क्या सके, स्वतंत्र विचरण कर सके, कोई डिस्टरबेंस नहीं, ऐसे के लिए लाया गया। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं, ऐसा जियोग्राफिकल रीजन जहां फौना का, बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन हो रहा है, उसको बोलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। समझे क्या बोला? इसका मतलब ये दूसरा मीनिंग नहीं ले लेना है कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगा वहां जंगल होगा ही नहीं, क्या भाई? बिना जंगल के जंगली जीव संभव है? आप बंदर बेंद्रा क्या उदाहरण ले लीजिए, वो बिना पेड़ के रह सकता है? पता चले बेंद्रा को बचा रहे हैं, पूरा पेड़ को हटा दिए, बेंद्रा खुदे मर जाएगा, मैं नहीं रहा हूं अभी यहाँ।
कूदे भी ना ओकर कामे ना बने ना भाई, ओकर वही काम है, ये पेड़ ले वो पेड़ कूदना च रहना है होला। तो इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उस रीजन में अगर वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन है तो फॉरेस्ट नहीं है क्या, या अगर फॉरेस्ट का कंजर्वेशन है तो वाइल्ड लाइफ नहीं है क्या, लेकिन मेन मोटिव जो है वो जोड़ना है। बाकी बाई वन गेट वन है, जहां फॉरेस्ट होगा वहां वाइल्ड लाइफ होगा, तो वहां पर वाइल्ड लाइफ का भी कंजर्वेशन होगा। जहां वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन हो रहा है डेफिनेटली वहां फॉरेस्ट होगा, तो दोनों का कंजर्वेशन है। लेकिन ये जो नाम आया है वो बेसिकली इंडिविजुअल एक एक को टारगेट करते हुए, फ्लोरा का रीजन कहलाता है वो नेशनल पार्क, फौना का रीजन कहलाता है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। समझ गए, ये टर्म्स डिफाइन किया गया इस एक्ट में क्या है। तो दो टर्म्स हमको पढ़ना है, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नंबर सभी बता रहा हूँ, जिला में आऊंगा तो फिर कहाँ कहाँ है उस पर बात करूंगा। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में नेशनल पार्क है तीन राष्ट्रीय उद्यान है छत्तीसगढ़ में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की संख्या है 11। अगला कहानी है, यूएनओ सुने होंगे, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है। यूएनओ ने 1971 में एक प्रोग्राम लॉन्च किया, नाम दिया उसको मैब, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, मैब नाम दिया। 1971 में यूएनओ एक लॉन्च कर रही है प्रोग्राम मैब, मैन एंड बायोस्फीयर। मतलब इस प्रोग्राम में ये टारगेट किया कि अगर मानव के अस्तित्व को बचा के रखना है, एग्जिस्टेंस को, तो हमको काम करना पड़ेगा किस पे, बायोस्फीयर रिजर्व। क्योंकि फूड चेन डिस्टर्ब होगा, इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा, कहीं ना कहीं दिक्कत हमारे एग्जिस्टेंस पे आएगा ही। क्योंकि हम एग्जिस्ट तभी कर रहे हैं जब बायोडाइवर्सिटी है इस दुनिया में। जिस दिन बायोडाइवर्सिटी खत्म उस दिन हमारे एग्जिस्टेंस पर भी कहानी आएगी, हम भी खत्म होंगे कुछ टाइम बाद। तो बोला गया है कि अगर मानव के अस्तित्व को बरकरार रखना है तो यहाँ की बायोडाइवर्सिटी का भी संरक्षण हमको करना चाहिए। ये प्रोग्राम लॉन्च किया कौन, यूएनओ, यूनेस्को उसका एक यूनिट है। तो यूएनओ ने प्रोग्राम लॉन्च किया 1971 में, ऑब्जेक्ट रखा और ऐसे रीजन को वो रिजर्व करना शुरू किया जो हॉट स्पॉट है, मतलब बायोडाइवर्सिटी एक्सट्रीम, जहां पर जैव विविधता बहुत ज्यादा है। क्योंकि पॉपुलेशन तो टाइम टू टाइम इंक्रीज हो रही है और इसका मेन दबाव कहाँ पड़ रहा है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है उस पर। क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, कांस्टेंट है। और इस साल मान लो इतना है तो अगले साल इतना हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कई करोड़ों लाखों साल बाद वो रिसोर्सेज जो है वो इंक्रीज होती है। जैसे कोल रिसोर्सेज की बात किया जाए तो कोल भी डिपॉजिट जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। तुरंत कोयला नहीं बना सकते, परन दिन आशीर्वाद है, परन दिन फिर कोयला बन गया, इसे तो है ही नहीं है। ये लकड़ी वाला कोयला नो हरे, आगिल जला लेता है कोयला बना दे, नेचुरल की बात कर रहा हूँ मैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज है वो कांस्टेंट है और पॉपुलेशन टाइम टू टाइम वेरिएबल टाइप का बढ़े जा रहा है बढ़े जा रहा है, तो दबाव तो पड़ेगा नेचुरल रिसोर्सेज पे। और फॉरेस्ट का जो लॉस हो रहा है वो इसी कारण है, आधा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। क्योंकि लोगों को रहने के लिए भी तो स्पेस होना चाहिए। अब कहीं है नहीं तो जंगल में जा पा रहे हैं जाके, देखियो बस इलीगल एक्टिविटी होते रहता है जंगल में, पूरा जंगल में जाके इन लोग निपटा दिए, पुष्पा भाव टाइप है, न्यूज़ आते रहते हैं न्यूज़पेपर में। तो ये प्रोग्राम लॉन्च किया मैब और इसी का एक नेटवर्क नाम दिया बायोस्फीयर रिजर्व एरिया, जैव संरक्षित क्षेत्र। मैब प्रोग्राम लॉन्च किया, उसी प्रोग्राम का एक ऑब्जेक्ट है बायोस्फीयर रिजर्व एरिया, जैव संरक्षित क्षेत्र बोलते हैं। तो ये कहाँ से आया है, तो यहाँ से आया है, यूएनओ के कार्यक्रम से। हमारे यहाँ पूरे भारत सरकार के द्वारा बोल रहा हूँ, भारत सरकार जो है उसी प्रोग्राम के तहत 18 रीजन को डिक्लेयर किया है बायोस्फीयर रिजर्व। भारत सरकार बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 18 रीजन को बायोस्फीयर रिजर्व एरिया डिक्लेयर किया है। उसमें से एक एग्जिस्ट करता है छत्तीसगढ़, एक बायोस्फीयर रिजर्व छत्तीसगढ़ में, आउट ऑफ 18, 18 में से एक। टाइगर रिजर्व एरिया, बाघ संरक्षित क्षेत्र, एलिफेंट रिजर्व एरिया, हाथी संरक्षित क्षेत्र। क्या है ये सुने आप। मैं बोला कि 1972 में एक्ट आया है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। अभी लाने का लॉजिक है, नाम से स्पष्ट है किसका संरक्षण करना है, वन्य जीव का। मतलब वन्य जीव का ह्रास हो रहा होगा, उसकी संख्या टाइम टू टाइम घट रही होगी, डिक्लाइन कर रही होगी, तभी तो ये एक्ट बनाया गया। नहीं तो सरकार एक्ट क्यों लेके आती, लगा होगा सरकार को कि जनसंख्या क्या है वन्य जीवों की कम हो रही, और मेन वही इलीगल एक्टिविटी
जैसे ट्रैफिकिंग होता है, देखे होंगे, उनके ऑर्गन्स का उसको शिकार कर दिए, फिर उसके किसी ऑर्गन्स को निकाल के मार्केट में वाधा। तो आज ब्यूटी प्रोडक्ट इसी चाइना इसी में छा गया है। चाइना का न्यूज़ सुनते होंगे, वहाँ एक से एक जीव का कुछ न कुछ बना कर लोग ब्यूटी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो यहाँ अंधविश्वास वाला ज़्यादा कहानी है। हमारे यहाँ भी एक से एक भरे पड़े हैं, मतलब यूट्यूब में देखेंगे सबको, उसके बाद फिर ऐसे होता है तो फिर निकल लिए शिकार की। एक्ट है उसके बाद भी आज भी लीगल एक्टिविटी होता है, सुनते होंगे आप। एक्ट है तब, मान लीजिए एक्ट नहीं था बिफोर 1972, तब तो कोई रोकने वाला था नहीं, कानून तो था नहीं, तो आदमी तो और धड़ल्ले से एक्टिविटी करता रहा होगा। जब एक्ट है तब ये हाल है, एक्ट नहीं रहा होगा तो क्या हाल रहा होगा। संख्या बहुत ज्यादा कम हो गई, सरकार चिंतित हो गई, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी टाइम टू टाइम डिक्लाइन कर रही है, डिक्रीज हो रहा है। तो फिर अलग अलग जो वाइल्ड लाइफ थे उनके कंजर्वेशन के लिए प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। जो मुझसे जुड़ रहा है छत्तीसगढ़ से वो बोल रहा हूँ, 1973 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया प्रोजेक्ट टाइगर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया। ऑब्जेक्ट क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स, यही होगा। भारत में क्या करना है, बाघों का संरक्षण करना है। मतलब अब आइडेंटिफाई किया जाएगा कि कौन कौन से रीजन जो है जहां है हैबिटाट नेचुरल किसका, बाघ, यही आइडेंटिफाई करेंगे। ऐसे तो नहीं है कि ऑल ओवर इंडिया में बाघ है, काला हिमालय में मत खोजे चलते पे बाघ ला, क्योंकि बाघ डिपेंड करेगा क्लाइमेट के बेसिस पे। जैसा क्लाइमेट होगा उसी रीजन पे होगा। अब हिमालय में है ही नहीं है क्या, ग्रीनरी। अब वहां पर ग्रीनरी ही नहीं है तो फिर शाकाहारी जंतु नहीं होंगे, तसेर कौन लखा ही, बर्फ ला। जहां पर जैसा क्लाइमेट होगा वहां पर वैसे जीव जंतु होंगे। तो आपको बाघ तो हिमालय वाले रीजन में नहीं मिलेगा, मिलेगा तो वही पेनिनसुलर इंडिया रीजन में मैक्सिमम है जो। तो जहां जहां बाघ है, अब आइडेंटिफाई करेगी गवर्नमेंट की, चलो हम प्रोजेक्ट टाइगर तो लॉन्च कर दिए कि हम किसको बचाएंगे, टाइगर को, लेकिन पता तो हो कि कहां बचाना है। पता चले सरकार घोषणा कर दी प्रोजेक्ट टाइगर आ गया है, और टाइगर आइडेंटिफाई ही नहीं हुआ है कि केठन टाइगर है, कदे कदे जगह टाइगर है। तो टाइगर को आइडेंटिफाई किया गया कि कहाँ कहाँ वो टाइगर है, तो उसी के लिए फिर प्रयास हुआ और नाम दिया उसको प्रोजेक्ट टाइगर, एक चीज। दूसरा, 1992 एलिफेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, या प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया गया। इसका ऑब्जेक्ट क्या है, अब हाथियों का संरक्षण। मतलब फिर आइडेंटिफाई किया जाएगा कि कौन कौन से रीजन है जहां पर नेचुरली क्या है, एलिफेंट्स हैं। तो फिर उसको टारगेट करने के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया गया। मेन ऑब्जेक्ट है कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, चाहे इसका हो चाहे इसका हो चाहे कई और अन्य प्रोजेक्ट है। मैं छत्तीसगढ़ से जुड़ा उस प्रोजेक्ट का मेंशन कर रहा हूँ। फाइनली आगे चल के गवर्नमेंट को लगा, तो हम आगे चल के पढ़ेंगे जब जियोग्राफी पर बात करूंगा तब, एनटीसीए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एक हमारे यहाँ अथॉरिटी है, प्राधिकरण है, जो पूरे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पर नोडल एजेंसी है, काम कर रही है। एनटीसीए बोलते हैं नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण कहलाता है। ये स्टेब्लिश हुआ है, अब पूरा देखती है यही कंजर्वेशन का, वाइल्ड लाइफ के लिए जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसका नोडल एजेंसी है क्या, एनटीसी। इसी के थ्रू आगे चल के बात हुआ कि जहां अब आइडेंटिफाई कर लिया गया कि यहाँ यहाँ टाइगर है, आइडेंटिफाई हो गया, तब बचाना की एक बड़ा चैलेंज होगा। तो उसके लिए उस रीजन को क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, रिजर्व करना पड़ेगा। तो यहीं से कॉन्सेप्ट आए आगे चल के टाइगर रिजर्व। दोनों का मतलब समझ गए क्या है। टाइगर रिजर्व का मतलब है एरिया को प्रोटेक्ट किया जा रहा है जहां बाघ है, पहले आइडेंटिफाई किए कि कहां कहां बाघ है, फिर लगा कि अब इसको देना चाहिए स्पेशल ट्रीटमेंट प्रोटेक्शन, तो फिर उसको रीजन को क्या कर दिया गया, प्रोटेक्ट कर दिया गया, ताकि वहां पर इलीगल एक्टिविटी या ह्यूमन एक्टिविटी ना हो। अगर ऐसा कुछ एक्टिविटी होगा तो फिर खतरा होगा टाइगर्स को, तो फिर बोला गया ये। सेम कहानी यहाँ से आया, आइडेंटिफाई होने के बाद लाया क्या, एलिफेंट रिजर्व। तो जो लिखा हूँ वही कहानी है। हमारे यहाँ जो है टाइगर रिजर्व की संख्या है वो है 4, 4 टाइगर रिजर्व है, समझ गए। टाइगर प्रोजेक्ट नहीं बोल रहा हूं मैं, टाइगर रिजर्व बोल रहा हूं। एलिफेंट रिजर्व है 2, आगे चल के जिला पढ़ाऊंगा इसके बाद, तब फिर बात करूंगा कि कहाँ कहाँ कौन कौन से
टाइगर रिजर्व है, कौन कौन से एलिफेंट रिजर्व। अभी नंबर्स याद रखने हैं केवल। नेशनल पार्क की संख्या है 3, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है 11, बायोस्फीयर रिजर्व एरिया है 1, टाइगर रिजर्व एरिया है 4 और एलिफेंट रिजर्व एरिया है। इसमें एक नाम और जोड़ लीजिए, रामसर। रामसर क्षेत्र एक है। रामसर है क्या, तो ईरान का एक जगह है। 1971 2 फरवरी 1971 को जो वेटलैंड रीजन है, आर्द्र भूमि जिसको बोलते हैं आप, दलदली क्षेत्र, जो वेटलैंड रीजन है उसके कंजर्वेशन के लिए कन्वेंशन हुआ, एक सम्मेलन हुआ था February 2 1971 रामसर नाम के जगह में, ईरान में। ये रामसर आता है, ईरान का एक सिटी है। ईरान मतलब देश का नाम है ना, ईरान को ने मत कर दे, काका नाम ला ले दे, ईरान देश के नाम है, कंट्री। ईरान के रामसर नाम के जगह में February 2 1971 को एक कन्वेंशन हुआ था। कन्वेंशन का ऑब्जेक्ट था कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स एरिया। किसका संरक्षण करना है, आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना है। तो इसी के तहत डिक्लेयर किया जाता है वेटलैंड रीजन्स या वेटलैंड स्पॉट। तो हमारे यहाँ एक वेटलैंड रीजन जो है वो डिक्लेयर हुआ है ऑल ओवर इंडिया। अभी सुने होंगे 2 फरवरी मना के गए, फरवरी महीना चला था, 2 फरवरी को हुआ था, बोल रहा हूँ कन्वेंशन। तो 2 फरवरी को 2 और वेटलैंड डिक्लेयर हुआ इंडिया का। इंडिया में फिलहाल 2 फरवरी के डेट पे बोल रहा हूँ भाई, ये टाइम टू टाइम इंक्रीज हो रहा है। तो अभी हमारे देश में टोटल वेटलैंड्स जो है वो है 98 करेंट से जुड़ा, इसलिए बोल रहा हूँ। अभी कोई भी एग्जाम होगा इन फ्यूचर तो उसमें क्वेश्चन वेटलैंड से आएगा ही। ये जो है अकॉर्डिंग टू एस्टेब्लिशमेंट के बेसिस पे बोल रहा हूँ, ये इंडिया का 96 नंबर का वेटलैंड्स एरिया है। क्या बोल रहा हूँ, समझ रहे हैं। अभी इंडिया में रामसर साइट है 98, छत्तीसगढ़ में है 1, कहाँ है मैं बताऊंगा आगे चल के, कोपरा पढ़ेंगे, बिलासपुर का एक रिजर्वेयर है, ठीक। तो एक है, मैं बोल रहा हूँ 98 में से जो नोटिफिकेशन आया उसके बेसिस पे ये इंडिया का 96 नंबर का है, लेकिन छत्तीसगढ़ का ओनली 1, एक ही है। कैसे ऐसे काट कर नहीं, ऐसे छोड़ भागा, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए। लास्ट है, इंट्रो का लास्ट पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेशन। मैं बोला था एडमिनिस्ट्रेशन मतलब है एक तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे यहाँ जो सर्वोच्च कानून है वो है भारत का संविधान। इसी से पूरा भारत की व्यवस्था चल रही है। और सुन भी रहे होंगे अपोजिशन चिल्लाते रहती संविधान बचाओ संविधान बचाओ। हाँ, ये संविधान ला बचाना है, जे देश ला बचा कर रखे है मन संविधान ला बचा ही। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसमें पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का है प्रोविजन। जैसे हमारा स्टेट है तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोविजन है, सेंट्रल गवर्नमेंट चल रही है उसका प्रोविजन है, जो यूटीज चल रहे हैं यूनियन टेरिटरीज उसका प्रोविजन है। तो जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है सबका प्रोविजन है। मैं स्टेट के लिए बोल रहा हूँ और यूनियन के लिए बोल रहा हूँ। जो केंद्र है उसके लिए है पार्ट 5, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 5वां अध्याय या भाग है जो संघ सरकार की बात करता है, यूनियन गवर्नमेंट, वही जो चल रहा है सेंटर में। और इसका एक पार्ट है पार्ट 6, ये स्टेट गवर्नमेंट की बात करता है। और आप जानते हैं छत्तीसगढ़ है क्या स्टेट, यही पता होगा आपको। इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 9 है, भाग 9, वो पंचायत राज की बात करता है। और 9A है, ये म्युनिसिपैलिटीज की बात करता है। नगर पालिका, पंचायत राज, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन, जिससे पार्ट जुड़ा हुआ ये भाग है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, भाग है। वहां अध्याय को भाग बोला गया है। जैसे आप कोई भी एक्ट पढ़ते हैं तो वहां अध्याय बोलते हैं। आप देखिए ये एक्ट ही है, कानून ही है, लेकिन ये भारत देश का सर्वोच्च कानून है। यहाँ पर जितने चैप्टर्स है उसको नाम दिया गया पार्ट, जितने चैप्टर्स है उसको बोल दिया गया भाग, हिंदी में बोले तो। फिर उस चैप्टर्स में पैरा है तो उसको नाम दिया गया आर्टिकल्स, अनुच्छेद। फिर जो
आर्टिकल्स में नहीं एक्सप्लेन किया गया, उसको अलग से लिस्ट बना के एक्सप्लेन कर दिया गया है, तो उसको बोला गया है अनुसूची, शेड्यूल। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ेंगे तो 3 टर्म्स आएगा, पार्ट आएगा, भाग आएगा, आर्टिकल आएंगे, अनुच्छेद है और शेड्यूल है, अनुसूची है। लेकिन जब आप पेपर नंबर 7 पढ़ेंगे तो वहां इंडिविजुअल एक्ट है, जैसे अभी मैं बोला वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। कोई भी एक्ट होता है तो वहां भाग नहीं बोलते, वहां पर बोलते हैं चैप्टर, अध्याय। मतलब जब कोई कानून होता है तो वहां ये भाग न कहला के कहलाता है चैप्टर, अध्याय कहलाता है। जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद न कहला के कहलाता है सेक्शन, धारा। अनुच्छेद ही है लेकिन बस नाम चेंज है। वहां कोई भी एक्ट पढ़ेंगे तो वहां सेक्शन कहलाता है, वो धारा। और इसमें कोई चेंज नहीं है। कोई भी एक्ट होता है तो उसमें लिस्ट बना होता है तो उसको शेड्यूल ही बोलते हैं, अनुसूची है। पार्ट है, आर्टिकल है, ये पार्ट है, आर्टिकल है और शेड्यूल है। यहाँ कोई चेंज नहीं, वही नाम मिलेगा, सेक्शन, धारा बोलते हैं, और चैप्टर है, अध्याय है। लेकिन अभी काम करनी, बस समझा रहा हूं मैं आपको क्या कहानी है, तो इसी में से बात कर रहा हूं कि आपको जानना क्या है इंट्रो के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक हमारे यहाँ यूनियन गवर्नमेंट है। आप पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ेंगे कि भारत जो देश है वो यूनियन ऑफ स्टेट है। आर्टिकल 1, भारत दैट इज इंडिया, या इंडिया दैट इज भारत, यूनियन ऑफ स्टेट, ये बोला गया है। भारत जो कि इंडिया है, राज्यों का संघ है। तो राज्यों का संघ है, मतलब यहाँ राज्य का मतलब केवल स्टेट नहीं है, यूटीज भी उसका हिस्सा होता है। तो यूटी और स्टेट मिलके बना है क्या, सेंटर। और सेंटर के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके लिए। पार्ट 5 बोल रहा हूं, वहां पर आर्टिकल नंबर 79 में बताया गया पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, संसद के बारे में बताया गया है, आर्टिकल 79। फिर बोला गया है कि राज्यों का संघ है तो स्टेट होंगे, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे यहां बोला गया है कि पार्लियामेंट होगा, वैसे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बताया गया है, स्टेट लेजिस्लेचर होगा, विधान मंडल, आर्टिकल नंबर 168 पढ़ेंगे आगे चल के तब आएगा। विधान मंडल होंगे, स्टेट लेजिस्लेचर, ये है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ये दोनों जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ, कब लागू हुआ भारत का संविधान, 26 जनवरी, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। जब भारत का संविधान लागू हुआ जनवरी 26, 1950, तो एडमिनिस्ट्रेशन के ये दोनों पार्ट थे। जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की मैं बात करता हूँ वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था नहीं, ये बाद में जोड़ा गया है। स्थानीय प्रशासन ये बाद में बना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, आर्टिकल नंबर 368, 368, वहां बात कही गई है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स हो सकते हैं, बदलाव, संशोधन बोलते हैं उसी को, संशोधन किया जा सकता है, लेकिन ये पावर पूरा संसद को है। जैसे अभी सुने होंगे आप, 2023 की बात कर रहा हूँ, 3 साल पहले चल दीजिए, 2023 में हमारे यहाँ जो है वो लेजिस्लेचर में, विधानसभा में या लोकसभा में महिलाओं के लिए रिजर्वेशन का कोई प्रोविजन नहीं है। रिजर्वेशन केवल 2 ही वर्ग को मिलता है, शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल कास्ट। इलेक्शन के लिए बोल रहा हूँ ना भाई, नौकरी के लिए नहीं बोल रहा हूँ। इलेक्शन में जो रिजर्वेशन है वो शेड्यूल ट्राइब को है और शेड्यूल कास्ट को है। उसमें से भी शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट आप बोले तो यहाँ फीमेल वीमेल वाला कुछ कहानी नहीं है, बस कैटेगरी है। तो कैटेगरी महिला भी आ सकते हैं, पुरुष भी आ सकते हैं। 23 में अमेंडमेंट हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और बोला गया है कि फीमेल रिजर्वेशन दिया जाएगा। 1950 में जब ये कॉन्स्टिट्यूशन आया तब वहां रिजर्वेशन फीमेल्स के लिए कोई प्रोविजन नहीं था, लेकिन 2023 से प्रोविजन आ गया है कि फीमेल्स रिजर्वेशन होगा। तो अब नहीं था, जोड़ दिया गया है, मतलब कुछ बदलाव किया गया होगा, इसको बोलते हैं अमेंडमेंट्स। और जो संशोधन करती है वो संसद करती है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को पावर है कि वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कर सकती है। ठीक, समझिए क्या बोल रहा हूँ। तो बदलाव कर सकती, तो ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया होगा। तो अमेंडमेंट्स हुए हैं, अमेंडमेंट पर बात कर रहा हूं, अमेंडमेंट्स हुआ है। अब 2 अलग अलग रीजन है, एक सुनते होंगे आप विलेज, ग्राम, और दूसरा सुनते होंगे आप शहर। दोनों में अंतर है कि नहीं है। रूरल रीजन बोल रहा हूं और अर्बन रीजन बोल रहा हूं। या तो आप जितने प्रतिभागी बैठे हैं कोई गांव से होंगे, नहीं तो कोई शहर से होंगे,
कोई ऐसे महात्मा बैठे कि दोनों से है, हमारा जो रीजन है वो गांव में भी आता है शहर में भी आता है, ऐसा हो सकता है। और कोई कि हमारा रीजन न तो गांव है न तो शहर है, फिर आप चंद्रमा के हैं, पृथ्वी के तो हो ही नहीं सकते। आपका जो टेरिटरी है, आपका जो निवास है, डोमेसाइल रीजन है, वो या तो गांव का पार्ट होगा या तो शहर का पार्ट होगा। दो ही टाइप की टेरिटरी है हमारे यहाँ, और दोनों का डिफरेंस होने का कारण है इंफ्रास्ट्रक्चर, अधोसंरचना। गांव और शहर में आप देखेंगे तो मेन आपको दिखेगा क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर। ग्रामीण जो रीजन है वो उसका मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी एग्रीकल्चर, खेती आधारित अर्थव्यवस्था है। लेकिन शहरों में देखेंगे तो कोई देखे इसका, जय स्तंभ में धान वन बो दे। शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है नॉन एग्रीकल्चरल बेस्ड है, जबकि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ, वो एग्रीकल्चर बेस्ड है। तो सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी डिफरेंट टाइप का हो गया। तो इसी बेसिस पे, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी के बेसिस पे, इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे, रेवेन्यू जनरेशन सोर्स के बेसिस पे क्लासिफाइड किया गया है रूरल एंड अर्बन। अब दोनों का जब इंफ्रास्ट्रक्चर डिफरेंट है तो डिमांड भी तो डिफरेंट होगा। एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, गांव वाले के लिए बात कर रहा हूँ। अब गांव में ना ठीक से बिजली की व्यवस्था है, जाना था गर्मी के दिन आवा था, भी कतका पावर कटी तेला, वो मंझनिया मंझनिया भर लाइट नहीं है। शहर में 5 मिनट जाते तलवार धर के निकल जाते हैं आदमी, कैसे लाइट नहीं आते। गांव में गौ आदमी, गांव का मन है, वो तलवार धरे नहीं, वो फोन लगा के कोशिश करी, लग गए। और मान लो सामने वाला कद इसकी तार में पेड़ गिर गए हैं, हाँ गिर गए हो, गौ एकदम मान लेते। शहर का आदमी ऐसे बोले कजक गिरे, चल देखा, तुरंत देखा, आ रहा हूँ मैं दिखाना, कदे कर पेड़ गिरे तेला, वो निकल जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रामीण रीजन में इलेक्ट्रिफिकेशन अच्छे से नहीं है, शहरी रीजन में इलेक्ट्रिफिकेशन यहाँ जाता भी है तो तुरंत फॉल्ट को क्लियर कर लेते हैं लोग। गांव में वो कई कई दिन तक फॉल्ट है, ट्रांसफार्मर जल गए, कोई बनैया नहीं, कंप्लेन कर करके मर गए गांव वाला मन। तो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर इलेक्ट्रिफिकेशन में दिखेगा। दूसरा रोड तो आप जानते हैं ठिकाना में नहीं है, 12 महीना चलने वाला कहानी है नहीं। बरसात का दिन आता है, अच्छा से पानी गिरा, रोड गायब। आप देखेंगे उस गांव तक कैसे जाए, पहली रही सगा जग रोड, लेकिन पता नहीं कहाँ चल रही, पानी बहा गया। तो रोड का अच्छा से इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, तो डेवलपमेंट तो होगा नहीं। जिस रीजन पे ये सब चीज चैलेंजेस होंगे वहां पर डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। यहाँ पर डेवलपमेंट अच्छा दिखेगा क्योंकि हर इंफ्रास्ट्रक्चर वेल डेवलप्ड है कंपेरिजन। तो अब दोनों का डिमांड अलग अलग है। अब मान लीजिए गांव में होता है, मैं आगे चल के बताऊंगा, जो भी विलेज होते हैं वहां पर पंचायत राज व्यवस्था के आधार पर बनता है ग्राम पंचायत। अब ग्राम पंचायत में वार्ड्स होते हैं, वार्ड के लिए मान लीजिए कोई एक वार्ड के लिए, वार्ड क्रमांक 1 है, इसके लिए कोई व्यक्ति जो है वो इलेक्शन लड़ रहा है। इलेक्शन लड़ रहा है तो कुछ लोक लुभावन घोषणा करेगा ही कि मैं पंच बनूं, फलाना ये कर दूं वो कर दूं। अब बोलेगा सामने वाला कि मैं पंच बनूंगा तो फिर कंक्रीट रोड बनवा देंगे आपके घर तक, बढ़िया पक्की पक्की, चिखला विखला फुर्सत। ये नहीं बोल देगा वो कि मैं पंच बनूंगा तो आपके लड़का को रोजगार दे दूंगा, पहली रोड दे दे, ओकर बाद रोजगार मिल जी। बोला कनेक्टिविटी सही रही तो कहीं भी रोजगार कर सकते ना भाई। अब कनेक्टिविटी ही नहीं है तो बेचारा काम में जा ही नहीं सकता है। पहले आपको सुधारना पड़ेगा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो यहाँ का व्यक्ति जब चुनाव लड़ेगा तो बोलेगा सड़क के लिए, बोलेगा इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए, बोलेगा पानी के लिए बोलेगा। यहाँ का व्यक्ति चुनाव लड़ेगा तब बोलेगा मैं आपके बच्चों को रोजगार दूंगा, सोशल सिक्योरिटी आएगा, सैनिटेशन पर काम किया जाएगा, स्वच्छता बढ़ाएंगे, यही बोलेगा। अब यहाँ बोलेगा कि मैं सड़क बनवा दूं, वो सब वार्ड वाला मन चेत याद ही, सड़क ये नहीं दिखाते, डामर के रोड है और कैसे बनवा देंगे, है नहीं, वही बोलेगा क्योंकि ठीक ठाक रोड है, कंक्रीट रोड है, दलदल वाला कहानी है नहीं है। तो डिमांड्स अलग अलग है तो सप्लाई भी, तो चैलेंजेस भी अलग अलग है। इसी बेसिस पे दो अलग अलग रीजन को डिफाइन किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और दो अलग अलग अमेंडमेंट करके व्यवस्था की गई लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की। एक को बोलते हैं रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, ग्रामीण, और दूसरे को बोलते हैं अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, शहरी। जो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन है इसको स्टेटस दिया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे मैंने अभी बोला कि फीमेल रिजर्वेशन नहीं था, लेकिन 2023 में फीमेल रिजर्वेशन ला दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। वैसी ये जो लोकल बॉडीज थे वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं थे, इनको कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाया गया है। अगर मैं बात करूं रूरल बॉडीज को,
तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 1992 में जोड़ा गया है। जो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन है इसको स्टेटस दिया गया 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। मैं कंक्लूड कर रहा हूं अब यहां पर सीधा 1992 में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाया गया है। समझ गए? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जब भारत का संविधान जो है वो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तब ये नहीं था। 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंप्लीमेंट हुआ तो ये दोनों व्यवस्था थी। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पूरा एक्सप्लेनेशन था या प्रोविजन था, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पूरा प्रोविजन था कॉन्स्टिट्यूशन में, ये नहीं था। इसको जोड़ा कब गया? 1992 में। और अमेंडमेंट्स का सीक्वेंस है, मैं बोल रहा हूं अब तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डेट मेंशन कर रहा हूं ईयर 2023 106 106 बार संशोधन हो चुका है भारत के संविधान में। मतलब 106 बार कुछ ना कुछ उसमें बदलाव किया गया है, हटाया गया है, जोड़ा गया है, जो भी है। तो उसमें से 106 टोटल बोल रहा हूं, उसमें से सीक्वेंस है 73rd और 74। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को नाम दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पंचायत राज। इसी रूरल एडमिनिस्ट्रेशन को किस नाम से जानते हैं? पंचायत राज के नाम से, जो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन है। और जो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन है इसको नाम दिया गया है म्युनिसिपैलिटीज, नगर पालिकाएं। इसको नाम दिया गया है नगर पालिकाएं। जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है अब उसको जानना है, वो पंचायत राज के नाम से जाना जाता है। और जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो म्युनिसिपैलिटीज के नाम से जाना जाता है, नगर पालिकाएं के नाम से जाना जाता है। समझ गए? चल रहा हूं अब ऊपर से कहानी है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 79 में प्रोविजन है क्या चीज? तो बताया गया है कि इस पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का आर्टिकल 79 में मेंशन है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का पार्ट है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का जो भी राष्ट्रपति होगा वो कंपोनेंट है किसका? संसद का, संसद का अंग होगा वो। फिर बताया गया उसी आर्टिकल 79 में दो हाउस होंगे। इसमें हाउस का नाम बताया गया है राज्यसभा, लोकसभा। संसद कहने का मतलब है ये राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, तीनों का कंपोजिशन कहलाता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दो हाउस, राज्यसभा, लोकसभा। जैसे यहाँ संसद का प्रोविजन है सेंट्रल में, वैसे ही स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर का प्रोविजन है, विधानमंडल। और इसके लिए भी दो कहानी है। आर्टिकल नंबर 168, आर्टिकल नंबर 168 में बताया गया है गवर्नर ऑफ द स्टेट, राज्य का जो राज्यपाल है वो विधानमंडल का कंपोनेंट पार्ट है। फिर यहाँ भी बोला गया जैसे वहां दो हाउस है वैसे यहाँ भी दो हाउस होगा, नाम अलग होगा लेकिन भाई विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं, विधान परिषद होगा। और दूसरा हाउस विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, गवर्नर ऑफ द स्टेट। इन तीनों से मिलके बनेगा क्या? विधानमंडल। कंपोजिशन में तीन है, यहाँ भी कंपोजिशन में तीन है, बस नाम चेंज है। देश का राष्ट्रपति होता है वैसी राज्य में एक राज्यपाल होता है। दो हाउस बताया गया राज्यसभा, लोकसभा। यहाँ पर भी दो हाउस बताया गया विधान परिषद, विधान सभा। चल रहे हैं अब इसी में आगे बोल रहा हूँ थोड़ा सा। ऐसे आप कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे और मैं एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाऊंगा तो पढ़ेंगे। अभी केवल एक सरफेस लेवल पे उसका इंट्रो देख रहे हैं कि होता क्या है हाउस जो है राज्यसभा और लोकसभा। इंग्लिश वाले टेक्स्ट में ही लिखेंगे राज्यसभा, पहले उसका नाम था स्टेट असेंबली, अब काम का नहीं है, राज्यसभा नाम पड़ गया। राज्यसभा और लोकसभा दोनों में डिफरेंस समझना है, बेसिक डिफरेंस है नॉर्मल, आगे चल के आप उसको कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ेंगे और जब मैं एडमिनिस्ट्रेशन पर बात करूंगा तो भी पढ़ेंगे। जो मेजर डिफरेंस है वो इसके टेन्योर को लेके है, कार्यकाल। क्योंकि जो हाउस है इसमें मेंबर्स होते हैं जिसको बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये जो है वो पार्लियामेंट है, ये पार्लियामेंट है। तो इसमें जो भी होंगे क्या इलेक्ट होके आएंगे उन लोग कहलाएंगे क्या? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी कहलाते हैं। कोई भी हाउस में हो, राज्यसभा में आएंगे तो भी वो एमपी है,
लोकसभा में आएंगे तो भी वो एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाता है। तो पार्लियामेंट में दो हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा, अब जो भी इलेक्ट होके आ रहे हैं भैया, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, मतलब इलेक्ट होता है तो उसमें कोई ना कोई एक टेन्योर होगा ही। ऐसे नहीं है, डेमोक्रेसी तो मतलब यही होता है ना कि रोटेट होती रहती चीजें, नहीं तो फिर ऐसे में हेरिडेटरी हो जाता, कोई एक बार बन गया तो रहने दो उसको अनंत काल तक, वो मर ही तो का लड़का बनी, ऐसे तो नहीं है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ टेन्योर है, टेन्योर बताया गया है। राज्यसभा पर्टिकुलर, मैं पहले इंस्टीट्यूट को लेके बात कर रहा हूँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राज्यसभा को लेके कोई टेन्योर नहीं है, मतलब इसको माना जाता है परमानेंट हाउस, इसका कोई कार्यकाल नहीं है। राज्यसभा का बोल रहा हूं, राज्यसभा जो आप पढ़ रहे हैं एक हाउस है, उसका कोई टेन्योर नहीं है। जबकि लोकसभा के बारे में बताया गया है फर्स्ट मीटिंग टू 5 ईयर, लोकसभा का टेन्योर होता है 5 साल। समझ गए क्या बोल रहा हूं? जो कार्यकाल होता है, टेन्योर है या टर्म ऑफ द ऑफिस है, वो है राज्यसभा का परमानेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई टेन्योर मेंशन नहीं है कि राज्यसभा पहली बार बनी थी 1952 में, 1952 में, वो अब 2026 तक चले आ रही, भंग नहीं हुआ है, राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं किया गया। लेकिन लोकसभा कई बार डिसॉल्व हो गया, आप पढ़ रहे हैं 18 नंबर की लोकसभा भी बैठी है, 5 साल का टेन्योर होता है, फिर भंग होगा, फिर नया लोकसभा इस्टेब्लिश होगा। तो इसका कोई टेन्योर नहीं है। लेकिन अब इसका कोई टेन्योर नहीं है तो मेंबर तो इलेक्ट होके आए हैं, तो ऐसे तो नहीं है कि वो भी परमानेंट मरते दम तक वहां का मेंबर रहेगा। मेंबर्स का टेन्योर बताया गया है, जो भी इसमें इलेक्ट होके आएंगे राज्यसभा के लिए एमपी, वो शपथ की तारीख से, जिस दिन वो ओथ लेगा, शपथ लेगा, वहां से 6 साल रहेगा, 6 ईयर। अब मैं हाउस का टेन्योर नहीं बोल रहा हूं, मेंबर्स का टेन्योर है कितना, 6 साल। समझ गए? यहां पर कोई मेंबर्स का टेन्योर नहीं होता, लोकसभा का ही टेन्योर है। सदस्य का कार्यकाल जो है वो लोकसभा के कार्यकाल पर डिपेंड करेगा। एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसा अभी सुन रहे होंगे आप कि जो रूलिंग पार्टी है वो है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसमें बड़ी पार्टी है वो है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। 18th लोकसभा हुआ है, ये जानते होंगे। 2024 में इलेक्शन हुआ है, 2024 में बीजेपी को मिला है सीट 240, 240। हमारे यहाँ मेजॉरिटी, क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो लोकसभा सीटों की संख्या है 545। मेजॉरिटी कहने का मतलब होता है 50% मोर देन 1, मिनिमम, मैक्सिमम कितनों भी हो सकता है। अगर ये आया, इसी को बोलते हैं बहुमत, मेजॉरिटी। अगर कोई पार्टी इतना ले आया तो फिर वो होगा रूलिंग पार्टी। जैसे अब इसका 545 का 50% निकाले, जो भी वैल्यू आएगा उसमें एक एक्स्ट्रा चाहिए। तो हमारे यहाँ कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म होने के लिए चाहिए 272, ये जादुई आंकड़ा है, अगर कोई पार्टी इसको छू लिया तो फिर समझ गया वो गवर्नमेंट फॉर्म करने वाली है। बीजेपी पीछे रह गई, लेकिन इन्होंने अपने अन्य दलों के साथ अलायंस करके बनाई है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। 1998 से बना हुआ है, अटल बिहारी वाजपेयी जिसको बनाए थे, क्योंकि उस समय अलायंस गवर्नमेंट आना शुरू हो गया था, क्योंकि एक प्रभुत्व खत्म हो गया था भारतीय राजनीति में। कोई एक पार्टी जो कांग्रेस पहले पूरा वर्चस्व लेके आती थी, 414 सीट भी जीता है राजीव गांधी जी, जब इंदिरा गांधी जी का डेथ हुआ तब। तो अलायंस वाला कहानी चला। अब बीजेपी के पास फुल मेजोरिटी नहीं है, इसके एनडीए का जो मेन पार्ट है वो है आपका नीतीश कुमार जी की पार्टी, जनता दल यू, जनता दल यूनाइटेड। और दूसरा बड़ा है वो है टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी, चंद्रबाबू नायडू। कल के डेट में दोनों अपना खींच लिए क्या, समर्थन। तो फिर सरकार तो अल्पमत में आ ही जाएगी, क्योंकि इन्हीं के सपोर्ट से ही सरकार चल रही है। तो मान लीजिए, बोल रहा हूं समझाने के लिए, कि मान लीजिए नीतीश कुमार कल के डेट में अपना समर्थन, सपोर्ट जो है वापस ले लिया, या चंद्रबाबू नायडू जो है अपना सपोर्ट वापस ले लिया, तो अल्पमत में आ जाएगी, क्योंकि इसके पास तो मेजोरिटी है नहीं। तो गवर्नमेंट जो है अब काम तो कर नहीं सकती है, तो फिर लोकसभा को कर दिया जाएगा डिसॉल्व। इसीलिए अभी कांग्रेस या अदर जो अपोजिशन पार्टी हो बीच बीच में स्टेटमेंट देते रहती कि फला मंथ में बीजेपी गवर्नमेंट गिर जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बिहार इलेक्शन के पहले भी यही हो रहा था, अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बने तो एनडीए गवर्नमेंट सेंट्रल से गायब। वो गलती हो गया, नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री बन गए।
और स्ट्रांग हो गया ये जो अलायंस है वो। मान लीजिए ऐसा कुछ हो गया इन फ्यूचर, तो लोकसभा जो अब 24 में आया है, ये 24 से 5 साल होना चाहिए, कब तक, 29 तक। तो ये 5 साल नहीं चलेगा, अगर यहाँ कुछ बिगड़ गया समीकरण, तब इक्वेशन जो है कुछ चेंज हो गया, तब मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ, चलो बिगड़ गया 2027 में जाके कहानी खत्म हो गया, मोदी जी बोले लोकसभा भंग किया जाए, क्योंकि कांग्रेस बना नहीं सकती, उसके पास 99 है, या जो भी उन लोग अलायंस के, इंडी अलायंस जिसको बोला जा रहा है, उसमें तो उतने मेजोरिटी है नहीं, जितना इनके पास है उतनी मेजोरिटी उनके पास है नहीं है, तो कोई दूसरी गवर्नमेंट और बन नहीं सकती। तो उस स्थिति में क्या किया जाता है, लोकसभा को डिसॉल्व किया जाता है। और जब भी लोकसभा भंग होगी, ऐसा नहीं सोचना है कि लोकसभा भंग हो गई तो मेंबरशिप रहेगा, क्या मेंबरशिप भी खत्म हो गया, मतलब ऐसे नहीं सोचेगा कि हमारे तो अभी 2 साल बाँचे हैं, 29 तक कार्यकाल था, घर में बैठा 2 साल वहाँ पूरा कर, तो कोई कहानी नहीं है। मतलब मेंबरशिप कब डिपेंड, किस पर डिपेंड करता है, लोकसभा। लोकसभा जब तक रहेगी तब तक मेंबर्स रहेंगे उन लोग। लोकसभा मान लीजिए 1 साल में भंग हो गया, मेंबरशिप खत्म। समझ गए क्या बोल रहा हूँ। यहाँ लेकिन मेंबरशिप कंप्लीट है, जिंदा है तब ना भाई, पता चले मर गए तब कैसे वो रहीच का ओकर आत्मल भी सदस्य माने जाही, कैसे मत कर देवी, जिंदा आदमी जाही शरीर है, संसद में बैठना है और जाके चर्चा करना है, मर हर गए तब अलग बात है। मैं बोल रहा हूँ आदमी स्वस्थ है, जिंदा है, तो 6 साल तक वो अपना टेन्योर कंप्लीट करेगा ही। बताना ये चाह रहा हूँ कि जो राज्यसभा है वो परमानेंट हाउस है, और ये जो है वो टेम्पररी हाउस है। टेम्पररी कहने का मतलब इसका टेन्योर फिक्स है, 5 ईयर होगा ही। समझ गए, इसका टेन्योर फिक्स है, मेंबर का टेन्योर डिपेंड करेगा लोकसभा के टेन्योर पे। आया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इलेक्शन को लेके बोल रहा हूं, जो इलेक्शन होता है, एमपी राज्यसभा, एमपी लोकसभा, हमारे इंडिया में इलेक्शन के 2 ही रूप है। भारत देश में कहीं भी चुनाव होगा तो आप सुनेंगे कि या तो इलेक्शन हुआ है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। चुनाव 2 रूप में होता है, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष से आशय है यहाँ हमको मिला हुआ है क्या, वोटिंग राइट्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत के नागरिकों को देता है, सिटीजन ऑफ इंडिया को वोटिंग राइट्स, वोट का अधिकार है। डायरेक्ट इलेक्शन उसको बोलते हैं जब वोटर्स जो है अपने इलेक्शन राइट्स का यूज करके किसी को इलेक्ट करे, तो वो है डायरेक्ट। मतलब वहां इन्वॉल्व होगा वोटर, वोटिंग राइट यूज करेगा और कोई इलेक्ट होके आए, तो वो डायरेक्ट है। जस्ट अपोजिट, जहां वोटर इन्वॉल्व नहीं होता है उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष। अब वोटर इन्वॉल्व नहीं है तो कोई ना कोई तो चुन रहा होगा ना, कि भगवान चुन के भेज दिया होगा, कोई ना कोई तो, भले वोटर्स नहीं चुन रहे लेकिन कोई ना कोई तो चुन रहा होगा। तो इसके लिए बनता है इलेक्टोरल कॉलेज, निर्वाचक मंडल बोलते हैं। मतलब जहां कहीं इनडायरेक्ट इलेक्शन सुने, दिमाग में इलेक्टोरल कॉलेज आना चाहिए कि कोई एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो इन लोग को क्या कर रही है, इलेक्ट कर रही है, लेकिन उसमें जनरल वोटर्स इन्वॉल्व नहीं है, सामान्य मतदाता उसका हिस्सा नहीं है। कोई है दूसरा पर्सन जो क्या कर रहा है, वो एक यूनियन बना रहा है, संघ बना रहा है, और वही लोग अपने वोटिंग राइट्स का यूज करके किसी को चुन रहे हैं। समझा रहा हूँ आगे क्या है, आया समझ क्या बोला मैं। तो जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं इनका इलेक्शन होता है डायरेक्ट। 24 में इलेक्शन हुआ होगा, अगर आपको वोटिंग, अगर वोटर आईडी बन गया होगा तो आप वोट भी किए होंगे। तो यहाँ जब भी लोकसभा में इलेक्शन होगा डायरेक्ट इलेक्शन होगा, मतलब वोटर्स इन्वॉल्व होंगे। जब भी राज्यसभा में इलेक्शन होगा, अभी होने वाला है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, मतलब आप वोट करने नहीं जाने वाले हैं, कोई दूसरे लोग उसको चुन के भेज रहे हैं। अब दूसरा का मतलब यहाँ पर समझा रहा हूँ आपको क्या है इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब। ये जो इलेक्टोरल कॉलेज मेंशन किया हूँ उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ थोड़ा से। मैं बोला एमपी कहाँ का, राज्यसभा का, ये इलेक्ट हो रहा है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट कैसे इलेक्ट हो रहा है, आप वोटिंग किए हैं एमएलए के लिए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायक जिसको बोल देते हैं आप, विधायक के लिए वोट किए होंगे ना, जैसे सांसद के लिए वोट करते हैं लोकसभा वाले, वैसे ही विधानसभा के विधायक के लिए भी वोट करते हैं जनता। तो जनता वोट करके किसको भेजी, विधायक को। विधायक लोग ही बनाते हैं इलेक्टोरल कॉलेज।
जितने अब आगे चल के मैं बताऊंगा, छत्तीसगढ़ में असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है 90। यही 90 विधायक जो है वो अपने वोटिंग राइट का यूज करके चुनेंगे किसको? राज्यसभा सांसद। समझ गए? आगे चल के बोल रहा हूँ, थोड़ा से और इलोबरेट कर देता हूँ। 90 विधायक है। अभी मैं बोला थोड़ी देर पहले कि जो राज्यसभा है वो परमानेंट हाउस है, लेकिन जो उसके मेंबर्स होते हैं उनका टेन्योर है 6 ईयर। ठीक। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी बताया गया है कि इच 2 ईयर, हर 2 साल में 1/3 मेंबर जो है उनका टेन्योर कंप्लीट होगा। 1/3 मेंबर का हर 2 साल में 1/3 सदस्य का कार्यकाल खत्म होगा। मतलब आप ये समझ लीजिए कि हर 2 साल में इंडिया में 1/3 सीट के लिए राज्यसभा के लिए इलेक्शन होना है। जैसे कि बोल रहा हूं मैं, ऑल ओवर इंडिया में बात किया जाए तो अभी राज्यसभा सीट है 250, 250 है राज्यसभा में सीटों की संख्या है, जिसमें से बताया गया है कि 238 जो है स्टेट और यूटी से आएंगे। जो 238 जो मेंबर इलेक्ट होके आएंगे वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से, और 12 जो है वो है नॉमिनेटेड, जो राष्ट्रपति है वो नॉमिनेट करे। अलग अलग उनका फील्ड बताया गया है, अलग अलग क्षेत्र में कंट्रीब्यूशन उसके बेसिस पे। अब जो 238 है स्टेट और यूटी से आएंगे। छत्तीसगढ़ है क्या स्टेट? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 12 अनुसूची है, 12, उसका 4th नंबर शेड्यूल, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शेड्यूल नंबर 4, यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन है राज्यसभा सीट का। उस अनुसूची में बताया गया है कि किस राज्य किस केंद्र शासित प्रदेश को कितना राज्यसभा सीट दिया गया है। छत्तीसगढ़ के लिए अगर मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ को इस 4th शेड्यूल में दिया गया 5 राज्यसभा सीट है हमारे यहाँ से। मतलब छत्तीसगढ़ राज्यसभा में 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जानना है इसी के बारे में बोल रहा हूँ। 5 है, मैं क्या बोला, हर 2 साल में 1/3 जो है वो रिटायर होंगे, ऐसा सेटिंग किया गया है। क्योंकि फर्स्ट टाइम जो राज्यसभा अस्तित्व में आया है वो है 1952, 1952। पहली बार जो राज्यसभा अस्तित्व में आया, जिसकी स्थापना की गई थी राज्यसभा की, वो 1952 का है। वही कंटिन्यू है, मैं बोला हूँ डिसॉल्व नहीं हो सकता है, बस मेंबरशिप जाएगा, वो 6 साल रहेगा, उसके बाद फिर अगर री इलेक्ट होके आ गया तो अगेन रिपीट करेगा, अगर वो हार गया कोई दूसरा जीत गया तो वो आएगा नया मेंबर के रूप में ज्वाइन करेगा, तो कंटिन्यू है। अब मान लीजिए 1952 में फर्स्ट टाइम इलेक्शन हुआ होगा, क्योंकि इसी समय पहली बार राज्यसभा का इस्टेब्लिशमेंट है। फर्स्ट टाइम इलेक्शन हुआ होगा 250 का। अब बोला क्या जा रहा है, हर 2 साल में 1/3 मेंबर क्या होंगे, रिटायर्ड होंगे। यही बोला जा रहा है कि हर 2 साल में 1/3 मेंबर। अब इसमें 52 में बेचारा लोग चुन के आए हैं कि हम 6 साल रहेंगे। अब बोल कही थे 2 साल बाद भागबे की जी जन जी ना जल जही, मतलब शुरू से ये सेटिंग बिठाया गया है। अब इसका आप निकाल लीजिए, हर 2 साल में, मतलब 1954 में राज्यसभा का इलेक्शन हुआ होगा और टोटल 250 है, इसका 1/3 हटे होंगे, तब फिर उसके लिए इलेक्शन हुआ होगा 1954 में, फिर इलेक्शन गया होगा 56 में, ऐसा 58 में कंटिन्यू हो रहा है ऐसा। इस बार इलेक्शन होना है, अभी 26 में इलेक्शन होना है। अब समझा रहा हूं, उस पर आना है, वो सब चीज छोड़ दीजिए। जानना यह है कि छत्तीसगढ़ में राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन है 5। मैं क्या बोल रहा हूं कि हर स्टेट के साथ है, ऑल ओवर तो है ही, हर स्टेट के साथ 1/3 मेंबर जो है इस 2 ईयर्स रिटायर्ड होंगे, हटेंगे वहां से। तो इसका 1/3 निकालेंगे तो आपको मिलेगा 1.66 समथिंग, यही आसपास आना है। इंसान है, काट के मत रख दे, पता चले वो का डेढ़ा जान दे आप। अब हमारे यहाँ बोल रहा हूँ 5 लोग है, तो अगर ये 6 होता तो 2-2-2 होता हर 2 साल में। अब ये 5 है तो हो सकता है ऐसा 2-2-1। क्या बोल रहा हूँ, समझ रहे? अभी जो हमारे यहाँ सीटिंग एमपी है, जो अभी सांसद है राज्यसभा में, उसकी बात कर रहा हूँ। वर्तमान में राज्यसभा में सांसद है 5। 5 में से नाम है, एक फूलो देवी नेताम, दूसरा नाम है कवि तेजपाल सिंह तुलसी, KTS तुलसी बोलते हैं, कवि तेजपाल सिंह तुलसी। तीसरा नाम है राजीव शुक्ला,
चौथा नाम है रंजित रंजन और पांचवा नाम है देवेंद्र प्रताप सिंह। ये रिसेंट में सीटिंग एमपी है राज्यसभा में, वर्तमान के राज्यसभा सांसद, अभी बोल रहा हूं है। अब 6 साल के इन लोग इलेक्ट हुए होंगे। कैसे? जो फूलो देवी नेताम है और कवि तेजपाल सिंह तुलसी है, इन लोग 2020 में इलेक्ट हुए थे, अप्रैल में। 2020 बोल रहा हूँ, मतलब 6 साल का टेन्योर इनका ओवर होने वाला है। अभी इन्हीं दोनों सीट के लिए होना है इलेक्शन। अभी इस साल राज्यसभा हमारे यहाँ चुनाव होगा 2 सीट के लिए, ये दोनों हटने वाले हैं। राजीव शुक्ल, रंजित रंजन, मैं बोल रहा हूँ इन दोनों का 20 में हुआ है, तो 2 साल बाद इन लोग का हुआ होगा। 2022 में हुआ है इनके लिए इलेक्शन, दोनों के लिए, मतलब 6 साल होगा, मतलब 28 इनका टेन्योर ओवर होगा 2028 में। फिर 2 साल बाद होगा, अगला इलेक्शन हुआ है 2024 में, 2 साल बाद होगा। अब 2 बचे रहता तो अगला 2 होता, भाई 5 लोग हैं तो एक ही का होगा। इनका टेन्योर ओवर होगा, अगर आदमी जिंदा रहा तो ना भाई, पता चले कल के डेट में डेथ हो गया, फिर आप बोले 30 तक कौन बैठेगा, तो बाई इलेक्शन होता है। उसका कहानी अलग है, वो अलग कहानी बाद में देखेंगे। अभी मैं बोल रहा हूँ अगर सामान्य आदमी स्वस्थ है और पूरा टेन्योर कंप्लीट किया तब की स्थिति में। अब ये देख रहे हैं कि इनका इलेक्शन होना है 2026 में, ओवर है टाइम। फिर 2 साल बाद इन दोनों के पोस्ट के लिए इलेक्शन होगा। फिर 2 साल बाद अब सिंगल बचेंगे कि इनके पोस्ट के लिए इलेक्शन होगा। अगर इन लोग री इलेक्ट होके आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, अगला कंटिन्यू करेंगे 6 साल। और जरूरी ना हो री इलेक्ट होके आए, क्योंकि इन लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसी ना किसी पार्टी को। ये जो नाम दिख रहा है आपको, ये चारों ऊपर के, ये है इंडियन नेशनल कांग्रेस से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद है। और ये लास्ट नाम आपको दिख रहा है, ये है भारतीय जनता पार्टी से, बीजेपी का सांसद है। अब मैं क्या बोला अभी थोड़ी देर पहले कि राज्यसभा में जो भी मेंबर्स इलेक्ट होते हैं उसका एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, और इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट होता है एमएलए, यही बोला हूं। अब एमएलए डिपेंड करेगा कि यहाँ गवर्नमेंट कौन है, तो वही एमएलए है। जैसे मैं अभी बात करूं तो हमारी जो अभी विधानसभा है जिसका इलेक्शन हुआ है कब, 2023 में, 2 साल सेलिब्रेट कर रही ना वर्तमान गवर्नमेंट जो है। दिसंबर 2023 में इलेक्शन हुआ है छत्तीसगढ़ में, 6 नंबर का इलेक्शन था, मतलब आगे चल के बताऊंगा क्या है कहानी। तो इसमें कोई ना कोई पार्टी को मेजॉरिटी होगी, जो रूलिंग पार्टी है वो है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। 90 में से 90 असेंबली में से 54 इसके पास, 54। अपोजिशन में है इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 35 एमएलए इनका है, 35। और एक जो है वो है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से, ये अभी स्ट्रक्चर है 96 लेजिस्लेटिव असेंबली का स्ट्रक्चर है। मैं क्या बोला कि इन्हीं लोग वोट करते हैं किसके लिए, राज्यसभा सांसद के लिए। अब जिस दल की मेजॉरिटी होगी उसके मेंबर्स जाने, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, है नहीं। अब समझा रहा हूँ कि इलेक्शन होता है उसके लिए। हमारे यहाँ अगर मैक्सिमम इलेक्शन होगा तो 2 राज्यसभा सीट के लिए हो सकता है मैक्सिमम, क्योंकि 5 है टोटल, हर 2 साल में 1/3 हटने वाले हैं, तो मैक्सिमम होगा तो 2 और मिनिमम होगा तो 1, यही हो सकता है। कम से कम 1 राज्यसभा सीट खाली होगा, नहीं तो अधिक से अधिक 2 राज्यसभा। इसके लिए कोई जीतता है तो जैसे हमारे यहाँ नॉर्मल इलेक्शन होता है तो जीतता वही जो सबसे ज्यादा वोट पाया हो। मान लीजिए 10 लोग खड़े हैं किसी चुनाव में, और 10 में से जिसको ज्यादा वोट मिलेगा वो क्या है, विनर है। यही जानते हैं आप कि जिसको ज्यादा वोट मिला वो क्या है, विजेता है। वैसी कहानी यहाँ पर भी है, लेकिन अब विधायक का कितना वोट मिलेगा तब वो विजेता है, ये फॉर्मूला बताया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। कितने हमारे यहाँ विधायक, 90। जितना इलेक्शन होता है उसमें 1 बढ़ा दिया जाता है। 2 का इलेक्शन हो रहा है तो एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला दिया गया है ना भाई आर्टिकल, वो आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तब की बात है। जितना इलेक्शन होगा सीट का उतना उसमें 1 इंक्रीज करना है। जीतने के लिए किसी को मिनिमम 1 चाहिए, मैक्सिमम तो कितनों भी हो सकता है, मिनिमम 1 नोट चाहिए जीतने के लिए, जो मेजॉरिटी वाला कहानी होता है।
अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 3 डिवाइडेड बाई 90 तो हो गया 30, और मतलब अगर 2 राज्यसभा सीट का छत्तीसगढ़ में इलेक्शन हो रहा है तो कोई जो है नॉमिनेशन भरा है राज्यसभा सीट के लिए उसको 31 वोट पाना जरूरी है, तब वो होगा विनर। अगर नहीं पाया तो वो हो गया लूजर, हार गया। समझ गए क्या बोल रहा हूँ? 2 के लिए इलेक्शन हुआ तो 1 का इलेक्शन हुआ, मान लीजिए अब 1 का इलेक्शन होना ही है 30 में, देवेंद्र प्रताप सिंह जी का टेन्योर खत्म होगा तो होगा इलेक्शन। बात किया जाए अगर 1 का इलेक्शन हो रहा है तो विधानसभा में विधायक है 90, 1 का इलेक्शन हो रहा है मतलब मैं बोलूँ जितने का इलेक्शन होगा 1 इंक्रीज करना है, 1 बढ़ाना है। 2 का इलेक्शन हुआ इसलिए 1 एक्स्ट्रा की, 1 का इलेक्शन हो रहा है 1 बढ़ाना ही है, 1 यहाँ जोड़ना है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 45 मिलेगा, और जब भी 1 के लिए इलेक्शन होगा तो फिर 46 वोट चाहिए उस जो भी कैंडिडेट है उसको, अगर वो ले आया 46 तो वो है विनर, राज्यसभा सांसद के रूप में चुना जाए। क्या बोल रहा हूँ समझे? मेंशन किया हूं मैं कि लास्ट जो इलेक्शन हुआ है 2024 में हुआ है, ये देवेंद्र प्रताप सिंह है कहां से? बीजेपी से है, समझना है। अभी थोड़ी देर पहले बोला कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव हुआ है, कब? 23 में, और राज्यसभा के लिए चुनाव हुआ है 24 में। तब तक यहाँ गवर्नमेंट फॉर्म हो चुकी थी, भारतीय जनता पार्टी 54, इंडियन नेशनल कांग्रेस 35, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। अब कोई भी खड़े रहा होगा, देवेंद्र प्रताप सिंह जी नॉमिनेशन भरे थे बीजेपी की ओर से, कांग्रेस नॉमिनेशन भरेगा ही नहीं, क्योंकि जीतने वाला को कितना वोट चाहिए? नाक कटाए बर थोड़ी ना भरिएगा, कहाँ ला डरिए, 11 ठन चाहिए। चल ए है ला सपोर्ट कर दी तब बोले 10 ठन चाहिए। और बीजेपी तो ऐसे नहीं है कि क्रॉस वोटिंग कर देगा, अपने मेंबर को वोट ना करके कांग्रेस वाला कर देगा। बीजेपी बहुत कट्टर पार्टी है, वो अपने पार्टी के लिए इतना उतारू रहता है, क्योंकि अधिकतर लोग आए संघ से, बैकग्राउंड है उसका, और देशभक्ति वाला संघ। कांग्रेस में पैसा के लिए इधर उधर निकल जाते हैं, हमारे यहाँ भी देखेंगे अनस्टेबिलिटी कई स्टेट में आपको दिखेगा, कांग्रेस जीत के आती, राजस्थान मध्य प्रदेश, तुरंत गवर्नमेंट गिर जाती, भाजपा गवर्नमेंट फॉर्म कर लेती, वहाँ ढुलमुल लोग हैं। अब इसको चाहिए कितना? 46 है नहीं तो ये अपना कोई कैंडिडेट उतारेगा नहीं, ये इसके पास ऑलरेडी है। तो अनअपोज्ड इलेक्शन हुआ था किनका? क्योंकि कोई अपोजिशन नहीं था, वोटिंग नहीं होगा। जहां कोई दूसरा नॉमिनेशन नहीं आता है तो वोटिंग नहीं होता है। अगर कोई एक ही पर्सन नॉमिनेशन भरा है, अपना फॉर्म सबमिट किया है, तो उसी को क्या कर देते हैं? निर्विरोध निर्वाचित। अब वोटिंग नहीं होने वाला। मान लीजिए मोर देन 1 कैंडिडेट होता तो होता क्या? वोटिंग। और आगे चल के पढ़ेंगे, यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन सबको वोट जो है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम बोलते हैं उसको, मैं बाद में समझाऊंगा। अभी इतना समझना है आपको कि इन फ्यूचर अब 26 में इलेक्शन होना है, 26 में विधानसभा का स्ट्रक्चर भी यही रहने वाला है। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? यही रहने वाला है। अब कांग्रेस भी उतारेगी, क्योंकि जीतने के लिए अब चाहिए 31, और है ऑलरेडी कांग्रेस के पास 35। चांस बन रहा है, अगर क्रॉस वोटिंग ना करे, दगाबाजी ना करे, तो कांग्रेस का एक सांसद जा सकता है। दगाबाजी ना हो तो भाई, लेकिन मैं जाएगा ही नहीं बोल रहा हूँ, पता चले पलट दिए, सत्ता तो है, पैसा के लालच में कुछ भी हो जाता है, पलट दिए तो कुछ भी हो सकता है। अब बोल रहा हूँ, मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, कितने सीट के लिए इलेक्शन होगा? 2। राज्यसभा सीट इलेक्शन होना है 2। मान लीजिए नॉमिनेशन आया है 5 कैंडिडेट का, ठीक, अल्फाबेटिकल ले लेते हैं, ABCDE, 5 कैंडिडेट का नॉमिनेशन आया है। हम सब जो है वो MLA वोट करेंगे हम लोग। मान लीजिए कोई पर्सन है वो A है, आप में से ही, ऐसे पूरा 90 समझ लीजिए, B है, और कुछ नंबर देना चाहें 1 2 3 4 5 90 तक जो भी देना चाहें आप दे दीजिए। मान लीजिए कोई A पर्सन जो है वो वोट कर रहा है, तो जैसे नॉर्मल हम वोट करने जाते हैं तो अपना एक वोट कास्ट करते हैं, एक ही वोट डालते हैं। लेकिन जब राज्यसभा में इलेक्शन होता है तो वो सबको प्राथमिकता देगा, प्रायोरिटी देता है, वो किसी एक को प्रायोरिटी नहीं देगा, वो देगा तो पूरे जितने कैंडिडेट है उसको। अब 5 लोग खड़े हैं, तो मैं जैसे मान लीजिए विधायक हूँ, वोट करने जा रहा हूँ, तो मैं 5 को मेंशन करूंगा कहीं। आप वोट करने जाएंगे तो आप 5 को मेंशन करेंगे कहीं।
अब एग्जाम्पल दे रहा हूं, मान लीजिए मैं प्रायोरिटी दिया हूं बी को, ठीक, अलग अलग लोग 90 लोग अब वैसे अलग अलग कैंडिडेट को क्या देंगे, प्रायोरिटी देंगे। पहला प्रायोरिटी काउंट होगा, अगर पहले प्रायोरिटी में किसी का नाम आ गया, मान लीजिए बी का ही नाम आ गया, अब 2 का इलेक्शन हो रहा है, मतलब कितना चाहिए, 31, अगर पहले प्रायोरिटी में 31 वोट इसको मिल गया है तो यही होगा विनर। अब दूसरा आदमी और चुनना है, अब देखा जाएगा सेकंड प्रायोरिटी किसको है। तो मान लीजिए अब बी, एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए बी का नाम मेंशन किया 60 लोग, तो 30 लोग किसी और नाम का तो मेंशन किए होंगे। मान लीजिए अब बोल रहा हूं ए का मेंशन किए हैं उस 30 में से 20 लोग, तो 20 वोट मिल गया किसको, ए को। अब 11 वोट और चाहिए, तो सेकंड में देखा जाएगा 11 लोग कौन है जो ए को वोट कर रहे हैं, तो अगला इलेक्टेड पर्सनालिटी हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ, सबको प्राथमिकता देना होता है, किसी एक को वोट नहीं देना होता है, सबका नाम मेंशन होगा जितने कैंडिडेट्स है, लेकिन जीतेगा उतना ही जिसको कहानी है कोटा बताया गया है। आया समझ, नहीं आया होगा छोड़ देना है, हड़बड़ाना नहीं है। काम का मुद्दा अभी ये है कि दोनों में डिफरेंस समझना है, कि जो लोकसभा में इलेक्शन होता है वो होता है डायरेक्ट, और राज्यसभा में जो इलेक्शन होता है वो होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब समझ गए, यहाँ पर होता है इलेक्टोरल कॉलेज, निर्वाचक मंडल। जहां जहां इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा दिमाग में सीधा इलेक्टोरल कॉलेज जाना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसका इलेक्शन कैसे होता है, इनडायरेक्ट। कोई ऐसे महात्मा बैठे राष्ट्रपति के चुनाव भाग ले गई, सो अभी द्रौपदी मुर्मू जी चुने हैं तो अपन दिखात की मोर कारण द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बने हैं, या सीपी राधाकृष्णन अभी उपराष्ट्रपति बने हैं, तो कोई वोट करने गए थे क्या, या आपके पड़ोसी, आप नहीं गए होंगे तो आपके घर वाले पड़ोसी, क्योंकि आप वोट नहीं कर सकते, इसके लिए होता है इलेक्टोरल कॉलेज। इन लोग का इलेक्शन होता है इनडायरेक्ट। तो अभी राज्यसभा मुद्दा है, राज्यसभा आया समझ, राज्यसभा का इलेक्शन होता है इनडायरेक्ट, इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्ट करती है इसको। इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट कौन होते हैं, एमएलए, इलेक्टेड एमएलए। अब हमारे यहाँ तो पहले होता था नॉमिनेटेड भी होते थे एंग्लो इंडियन को, लेकिन वो 2020 से खत्म हो गया कहानी, 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2020 निपट गया है। लेकिन पहले क्या होता था, इलेक्टेड भी होते थे, नॉमिनेटेड भी होते थे, लेकिन अब कंप्लीट है क्या, इलेक्टेड। जो स्ट्रक्चर है उसमें सब निर्वाचित ही है, समझे। रिजर्वेशन, आरक्षण पर बात कर रहा हूं। सुने होंगे आप लोकसभा विधानसभा में कोई जो सीट है वो रिजर्व हो रहता है, तो रिजर्वेशन अभी लोकसभा राज्यसभा के लिए बोला जा रहा है। आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 330 अनुच्छेद 330, यहां पर लोकसभा में रिजर्वेशन दिया गया है, लोकसभा में रिजर्वेशन है, राज्यसभा में कोई भी सीट रिजर्व नहीं। मतलब राज्यसभा कोई मेंबर बनता है तो कैटेगरी नहीं देखा जाता है, कोई भी होगा जो वोट पाएगा ज्यादा वो विनर है। लोकसभा में लेकिन कैटेगरी होगा। आर्टिकल नंबर 330 जो रिजर्वेशन है इस आर्टिकल के थ्रू वो है शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति को ही आरक्षण है हमारे यहाँ। मैं अभी थोड़ी देर पहले बोला कि हमारे यहाँ जो लोकसभा सीट हो सकते हैं मैक्सिमम है 550, लेकिन रिसेंट में है 545 या 543 बोल सकते हैं, 2 नॉमिनेटेड होता था वो भी हट गया, 543 ले सकते हैं आप, ये है, इतना हो सकता है लास्ट जो लिमिट सेट किया गया है। अभी ना भाई जैसे नया सेंसस आएगा तो फिर से डिलिमिटेशन हो गए, नंबर्स बढ़ेंगे, मैं अभी तक बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ मैक्सिमम हो सकते हैं लोकसभा में इतने मेंबर्स, तो मैं बोल रहा हूँ लोकसभा में रिजर्वेशन है कौन से आर्टिकल के थ्रू, 330 लोकसभा में रिजर्वेशन है। इसमें से शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व है 47 कॉन्स्टिट्यूएंसी, 47 लोकसभा क्षेत्र जो है वो रिजर्व है अनुसूचित जनजाति के लिए, और शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है 84, 84 जो लोकसभा क्षेत्र है वो शेड्यूल कास्ट के लिए, दोनों के लिए रिजर्वेशन है। ये जो लोकसभा है नंबर्स है ये डिपेंड करता है पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन है वो 1971 के सेंसस का। हमारे यहाँ हिस्ट्री पढ़ेंगे जियोग्राफी में, इच 10 ईयर हर 10 साल में सेंसस होता है, और मोदी जी हर ट्रेंड को ब्रेक करने वाला आदमी। 21 में होना था लेकिन कोविड आ गया, तो कोविड के कारण वो डिले होते होते अब फाइनल नोटिफाई हुआ है कि 27 में होगा सेंसस, 2027 के नाम से हो रहा है सेंसस। हो जाना था इसको, 11 में लास्ट हुआ है, 21 में हो जाना था,
लेकिन कोविड के कारण ये एक्सटेंड होते होते 27 तक आ गया है। मतलब अब सेंसस हो रहा है 2027 में, 11 के बाद 16 साल बाद सेंसस जो होगा वो। लेकिन पहले ट्रेंड था कि ईच 10 ईयर, हर 10 साल में सेंसस होती थी। लास्ट सेंसस मैं जिसको मेंशन कर रहा हूँ डिलिमिटेशन के लिए, वो है 1971। 1971 के पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन दिया गया है, उसकी कहानी है। तो छत्तीसगढ़ में भी कुछ ना कुछ पॉपुलेशन है। जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो डिपेंड करती है किस पर? पॉपुलेशन पर। हमारे यहाँ लोकसभा में रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो है 11 अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। यूपी आप जानते हैं सबसे अधिक लोकसभा क्षेत्र है। कैसे? 80 लोकसभा क्षेत्र आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश में, हमारे यहाँ है 11। अब जो 11 है उस पर बात कर रहा हूं। मैं बोला कि रिजर्वेशन होता है, ऐसा कुछ बताया हूं। लोकसभा में है क्या रिजर्वेशन? लोकसभा में रिजर्वेशन है, राज्यसभा में रिजर्वेशन नहीं है। मैं बोल रहा हूं कि लोकसभा में जो रिजर्वेशन है उसमें से अभी स्टेटस ये है, इसमें से हमारे यहाँ जो लोकसभा है उसकी संख्या है 11। तो हमारे यहाँ भी तो रिजर्वेशन होगा, क्योंकि ठीक ठाक पॉपुलेशन शेड्यूल ट्राइब का भी है, शेड्यूल कास्ट का भी है, तो इनको रिजर्वेशन दिया ही जाएगा। 11 में से शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व है 4 और शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है 1। बाकी जो है जनरल बोल देते हैं, लेकिन मैं आपको ऐसा ना बोल रहा हूँ, अनरिजर्व बोल रहा हूँ। क्योंकि जनरल का मतलब आप ये समझ लेंगे नॉन कैटेगरी, एसटी एससी ओबीसी ना हो। जनरल का मतलब यहाँ पर ये नहीं होता। अनरिजर्व कहने का मतलब होता है वो किसी कैटेगरी के लिए रिजर्व नहीं है। मतलब वहाँ से एसटी भी इलेक्शन लड़ सकता है, एससी भी लड़ सकता है, ओबीसी भी लड़ सकता है, और बाकी तो समझ गए आप, जो तीनों कैटेगरी में ना है वो नॉन कैटेगरी है। तो 4 जो है वो छत्तीसगढ़ का एसटी रिजर्व है, 1 जो है वो एससी है, और 6 जो है वो अनरिजर्व है या सामान्य है। समझे? तो इसी पर बात कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत अंतर आपको समझ आ गया होगा तो दोनों हाउस में जानना आपको ये है। अब वो सब भूल भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है। आपको ये जानना है कि छत्तीसगढ़ 5 राज्यसभा सीट रिप्रेजेंट करता है। 5 जने यहाँ से हो सकते हैं कहाँ? राज्यसभा में। छत्तीसगढ़ को अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन 11 लोकसभा में बांटा गया है। जनसंख्या के आधार पर होता है ये कॉन्स्टिट्यूएंसी, और इसकी संख्या है कितने? 11। जैसा आप सुने राज्यसभा, सेम वही फीचर्स है, वही प्रोविजन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, किसके लिए? विधान परिषद के लिए। जैसा आप सुने लोकसभा, वही पूरा प्रोविजन है विधानसभा के लिए। जैसे बताया मैंने आपको, राज्यसभा जैसा सुने हैं बोल रहा हूं, वैसे ही पूरा प्रोविजन किसके लिए है? विधान परिषद के लिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल। और जो लोकसभा के लिए सुने वही सब लेजिस्लेटिव असेंबली वाला कहानी है, विधान सभा वाला कहानी। कहने का मतलब राज्यसभा परमानेंट हाउस है तो विधान परिषद भी परमानेंट हाउस है। लोकसभा का टेन्योर है फर्स्ट मीटिंग टू 5 ईयर, विधानसभा का भी टेन्योर होता है फर्स्ट मीटिंग टू 5 ईयर। पहली बैठक से 5 साल तक रहती है। मतलब मेंबर डिपेंड करेगा विधानसभा के टेन्योर पे। जैसे हमारे यहाँ भी 23 में विधानसभा का चुनाव हुआ है। अब इसको 5 साल कहने का मतलब 28 तक चलना चाहिए। कल के डेट में कुछ घटना घट गया, बीजेपी वाले कांग्रेस ज्वाइन कर ली, फिर भूपेश बघेल जी सत्ता में आने के लिए देख रहे हैं, और मान लीजिए किसी को मेजोरिटी नहीं मिला। हमारे यहाँ 90 है, मेजोरिटी कहने का मतलब 50% मोर देन जितना भी हो सके, मिनिमम 1। तो 90 है, 90 का देखेंगे तो 50% 45, एक एक्स्ट्रा चाहिए। मतलब हमारे यहाँ सरकार बनाने के लिए 46 विधायक होने चाहिए किसी पार्टी का। अभी भाजपा के पास है तो वो रूलिंग पार्टी है। मान लीजिए यही कल के डेट में कुछ चेंज हो गया और किसी को मेजोरिटी नहीं मिली मान लो, तो फिर जो भी होता है भंग करने के लिए आ जाता है। राज्यपाल जो है वो कभी भी विधानसभा को भंग कर सकती। गवर्नर ऑफ स्टेट जो है वो जो विधान लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको डिसॉल्व कर सकती है। अगर डिसॉल्व कर दिया गया तो सदस्यता भी समाप्त हो जाएगी। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? तो सदस्यता डिपेंड करती है किसके ऊपर? सदन के ऊपर। यहाँ सदस्यता 6 साल है, इस सदन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि सदन का खुद कार्यकाल है ही नहीं, वो तो परमानेंट है। निर्वाचन राज्यसभा का जैसे इनडायरेक्ट होता है वैसी विधान परिषद का भी इनडायरेक्ट होता है। लोकसभा का जैसे डायरेक्ट होता है वैसी विधानसभा का डायरेक्ट होता है। आरक्षण की बात किया जाए तो यहाँ रिजर्वेशन नहीं है, मतलब इसके लिए भी कोई रिजर्वेशन का प्रोविजन नहीं है।
यहाँ रिजर्वेशन है मतलब इसके लिए भी कोई रिजर्वेशन का प्रोविजन होगा। आर्टिकल नंबर 330 में लोकसभा है, आर्टिकल नंबर 332 में विधानसभाओं में आरक्षण है, अनुच्छेद 332 में विधानसभाओं में आरक्षण की बात कही गई है। मैं बोला आर्टिकल 330 में लोकसभा में आरक्षण है, आर्टिकल 332 में विधानसभा में आरक्षण है। हमारे यहाँ विधानसभा कितना 90। अगर चलें आप इसको देखें तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा संख्या है वो है 90, तो 90 है तो यहाँ रिजर्वेशन होगा ही। 90 में से और 2 ही वर्ग को रिजर्वेशन है। यहाँ जैसे बोला शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट, तो यहाँ भी शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट को ही रिजर्वेशन है। छत्तीसगढ़ के 29 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व है शेड्यूल ट्राइब के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 29 आरक्षित है। शेड्यूल कास्ट 10 जो है वो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है। अब बाकी बच गया वो फिर से लिख रहा हूं मैं अनरिजर्व, सामान्य लिखा रहता है, आपको समझाने के लिए अनरिजर्व लिख रहा हूँ क्योंकि अभी नहीं समझ आएगा, बाद में मैं सामान्य ही लेके आ जाऊंगा। अनरिजर्व का मतलब समझ रहे, वहां से कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है, ठीक, वो है 51। बताना ये चाह रहा हूं कि रिजर्वेशन है विधानसभा में लोकसभा में, रिजर्वेशन नहीं है राज्यसभा विधान परिषद। समझे दोनों में अंतर। अब ध्यान देना, मैंने क्या बोला कि जो राज्यसभा होता है वो परमानेंट हाउस है, ये कभी डिसॉल्व नहीं होता है, जब से आए हैं तब से चल रहा है। विधानसभा विधान परिषद को भी बोला ये क्या है परमानेंट हाउस है। लेकिन भारत देश में देखा जाए अगर तो राज्यों की संख्या है कितनी 28, 28 के 28 राज्य में स्टेट लेजिस्लेचर में दोनों हाउस नहीं है, केवल 6 स्टेट में ये हाउस है। उत्तर प्रदेश जो नॉर्थ में है हमारे, पड़ोसी उसका राइट साइड बिहार, उत्तर प्रदेश और बिहार, यहाँ दोनों में है 2 हाउस। विधानसभा तो होगी क्योंकि स्टेट है, विधान परिषद है। फिर जो हमारा पड़ोसी वेस्ट में बताया गया साउथ वेस्ट रीजन में है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की बाउंड्री लगा हुआ है कर्नाटका से और तेलंगाना से, ये दोनों में है। और कर्नाटका तेलंगाना की बाउंड्री लगा हुआ है आंध्र प्रदेश से, जो हमसे लगे हुए हैं। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र ये तीनों, कर्नाटका 4 और ऊपर के यूपी और बिहार, ये 6 में है क्या स्टेट लेजिस्लेचर में दोनों हाउस। अब बाकी में क्यों नहीं है, तो इसके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, अगर स्टेट असेंबली चाहेगी तो उस राज्य में वो हाउस हो सकता है, लेकिन उसको रिजोल्यूशन लाना पड़ेगा 2/3 मेजोरिटी के साथ। अगर असेंबली चाह रही है कि उसके स्टेट में ये हो तो रिजोल्यूशन लाना पड़ेगा 2/3 मेजोरिटी के साथ, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करना होता है। अब हमारे यहाँ 90 लोग हैं, 90 का 2/3 निकालेंगे अगर आप तो मिलेगा आपको 60। अगर छत्तीसगढ़ के 60 विधायक राजी हो गए तो ये हाउस छत्तीसगढ़ में बन सकता है, लेकिन इनके राजी होने बस से नहीं बन जाएगा, ये रिजोल्यूशन आएगा। अगर ये पास हो गया इस मेजोरिटी के साथ विधानसभा से तो ये जाएगा संसद के पास, संसद कानून बनाएगी, तब वहां पर बनेगा लेजिस्लेटिव काउंसिल। मतलब एक शब्द हम कंक्लूड कर रहा हूं, किसी भी राज्य में विधान परिषद बनाना है तो उसके लिए जिम्मेदार है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, अकाउंटेबल है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। मतलब यही चाहेगी तभी बनेगा, केवल इसके बस चाहने से नहीं बन जाएगा। समझ रहे? तो हमारे यहाँ क्योंकि मैं 6 नाम लिया हूं, उसमें छत्तीसगढ़ का नाम नहीं लिया हूं। छत्तीसगढ़ स्टेट क्या है सिंगल, एक ही हाउस है, स्टेट लेजिस्लेचर में सिंगल हाउस है, वो है विधान सभा। और विधानसभा में इलेक्शन एरिया या कॉन्स्टिट्यूएंसी है 90। समझ गए? दोनों चीज समझ आया। अभी कुछ नहीं याद रखना है, जो यूनियन गवर्नमेंट है उसमें पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का प्रोविजन है, 3 कंपोनेंट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राज्यसभा, लोकसभा। आपको ये जानना है कि राज्यसभा में छत्तीसगढ़ के रिप्रेजेंटेशन है 5, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है 11, स्टेट लेजिस्लेचर होता है उसके भी 3 कंपोनेंट है, गवर्नर ऑफ द स्टेट, विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली। होता है ये 2 हाउस, जिसमें से छत्तीसगढ़ में केवल सिंगल हाउस है, एक सदनी राज्य है, केवल सिंगल हाउस स्टेट है छत्तीसगढ़, जहां कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली में 90 विधानसभा क्षेत्र है। अब मैं बोला कि लोकसभा जो है वो डिसॉल्व होती है 5 साल, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स टू मैक्स, अगर इमरजेंसी वगैरह इम्पोज नहीं है तो 5 साल होता है कार्यकाल। मतलब हर 5 साल में लोकसभा भंग होगी।
और नई लोकसभा बनते चलेगी। हमारे यहाँ फर्स्ट टाइम लोकसभा बना था 1952 में, पहली बार लोकसभा का चुनाव हुआ था भारत देश में 1952 में। हर 5 साल में होना है, मतलब 57 में हुआ होगा, फिर ऐसे 5 साल में, ऐसा कंटिन्यू। तो अभी जो हमारी लोकसभा है वो है 18th, आपको ये जानना है। राज्यसभा कौन सी मत पूछ देवे भैया, मैं परमानेंट है कि हूँ, वो अभी भंग नहीं हुए कभू, वो भारत भाषा के अंदर हुई तब भंग हुई, या तो संविधान गायब हो गए तब पता चलो, अगर कॉपी खोजे लागत कहाँ चल दी संविधान है। क्योंकि लोकसभा के बारे में बताया गया 5 साल कार्यकाल होगा, राज्यसभा का कोई टेन्योर नहीं है। तो लोकसभा अभी जो है जिसका इलेक्शन आप देखें कब हुआ है, 2024 में, 2024 में जो इलेक्शन हुआ है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी, तो वो 18 नंबर का है। वैसे इसकी कहानी है क्योंकि लोकसभा के समान ही प्रोविजन है विधानसभा का। तो अभी हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा है वो 6 है, और इसका इलेक्शन हुआ है 2023 में। तो 6वीं विधानसभा चल रही है अभी छत्तीसगढ़ में, और देश में जो लोकसभा चल रही है वो 18वीं है, ये जानना है आपको मेन। चल रहा हूँ अब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पे, इंट्रो दे रहा हूँ, फिर कल इसमें बात करूंगा। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, मैं बोला कि 2 टाइप का रीजन है, एक है रूरल और दूसरा है अर्बन। तो पहले तो यही समझे रूरल अर्बन का क्या कहानी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो रूरल रीजन और अर्बन रीजन किस बेसिस पे आइडेंटिफाई होता है कि कोई रीजन रूरल है या कोई रीजन जो है वो अर्बन है, ये पूरा पावर है स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट ही आइडेंटिफाई करेगी कि वो अर्बन है कि रूरल। देखें अगर इसमें से, तो पहला क्राइटेरिया, मान लीजिए कोई जियोग्राफिकल एरिया है, ठीक, ये जगह है, कोई भौगोलिक क्षेत्रफल है, इसका जो एरिया पर बात कर रहा हूँ, मान लीजिए इसका एक्सटेंशन जो है वो 10 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में है। कुछ तो पॉपुलेशन होगा यहाँ, कुछ तो जनसंख्या होगी। अब जनसंख्या में जेंडर्स होंगे, एक तो मेल पुरुष, दूसरा जेंडर फीमेल, हो सकते हैं कुछ नंबर्स ट्रांसजेंडर के भी हो, 3 टाइप के जेंडर हैं, तो 3 हो सकते हैं, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, यहाँ का जो पॉपुलेशन है। अब बात कर रहा हूँ इसी पे, अब एरिया है, अगर उस एरिया में मैक्सिमम पॉपुलेशन है तो डेंसिटी इंक्रीज होगी। घनत्व का मतलब समझते होंगे, एकदम घनी आबादी कहने का मतलब क्या है, एरिया कम है, बहुत सारे लोग रह रहे हैं। घनत्व होता है पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में जितने लोग रहते हैं उसको बोलते हैं ह्यूमन डेंसिटी। अगर यहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है तो डेंसिटी बढ़ेगी, अगर मान लीजिए जनसंख्या कम है तो डेंसिटी कम होगी, एरिया ज़्यादा है लोग कम है। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ। अर्बन एरिया डिक्लेयर करने के लिए स्टेट पहला देखती है वो है डेंसिटी, पहला पॉइंट देखती है उस रीजन में क्या, घनत्व। अगर डेंसिटी जो है रीजन का पर स्क्वायर किलोमीटर 400 मोर देन, अगर किसी क्षेत्र का घनत्व, जैसे इसी को बोल रहा हूँ, ये एक जियोग्राफिकल एरिया है, यहाँ की डेंसिटी जो है पर स्क्वायर किलोमीटर में 400 से अधिक लोग हैं, तब उसको नोटिफाई किया जा सकता है अर्बन के रूप। अगर वहाँ का घनत्व जो है 1 वर्ग किलोमीटर में बोल रहा हूँ, टोटल इसका एरिया है 10, मान लीजिए 1 वर्ग किलोमीटर में 500 लोग रह रहे हैं, मान लीजिए 1 वर्ग किलोमीटर में 500, तो 10 वर्ग किलोमीटर में यही होगा। मान लीजिए यहाँ का पॉपुलेशन जो है वो है 5000, एरिया है ये, तो आराम से मैं बोल रहा हूँ मोर देन 400 होना चाहिए, 500 है, इसको एक क्राइटेरिया फुलफिल कर लिया कि अर्बन एरिया बन सकता है, समझे। दूसरा क्राइटेरिया पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में मेल, वहाँ जो जनसंख्या है, अब उस 5000 में कुछ पुरुष होंगे, कुछ महिलाएं होंगी और कुछ ट्रांसजेंडर्स होंगे, 3 ही जेंडर्स हैं, ये 5000 जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा इन तीनों में। मेल पर बात कर रहा हूँ, उस रीजन के मेल पॉपुलेशन का 75% शेयर जितने पुरुष रह रहे होंगे, वहाँ एग्जाम्पल के रूप में ले रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ जो पुरुष की संख्या है वो 2000 है, पुरुष की संख्या जो है वो 2000 है, तो 2000 का 75% निकाल लीजिएगा जो भी अमाउंट आएगा, तो मेल का 75% जो शेयर है वो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, तो उसके लिए शहर आइडेंटिफाई कर देती है स्टेट गवर्नमेंट। समझ गए, मेल का बोल रहा हूँ, टोटल पॉपुलेशन का नहीं बोल रहा हूँ, वहाँ के मेल पॉपुलेशन का 75% जो है नॉन एग्रीकल्चर, खेती किसानी ना करे, कोई दूसरा काम करे वहाँ के पुरुष खेती किसानी के अलावा, तो राज्य सरकार उसको क्या करती है, अर्बन एरिया के रूप में आइडेंटिफाई करती है। अर्बन बोल रहा हूँ,
अब इस क्राइटेरिया को जो फुलफिल नहीं करेगा, गांव होगा। जहां डेंसिटी भी कम है, अगर आप गांव से आते होंगे देखे होंगे जनसंख्या कम है, आपका गांव बहुत बड़े क्षेत्र में फैला होगा लेकिन लोग ही नहीं है, पहला चीज। और अधिकतर आपके गांव में लोग खेती किसानी में ही, जो पुरुष है वो अधिकतर काम क्या कर रहे हैं, खेती किसानी का, तो वो शहर के रूप में आइडेंटिफाई नहीं होगा। शहर के रूप में आइडेंटिफाई करने का ये क्राइटेरिया, दो मेजर। लेकिन यही बस नहीं है, इसके अलावा अच्छा खासा वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वही सड़क वड़क, पानी बिजली की व्यवस्था हो ठीक ठाक, तब शहर आइडेंटिफाई होगा। सोर्स ऑफ रेवेन्यू, वहाँ का राजस्व का आय हो, कुछ ना कुछ सरकार के कुछ सोर्स हो रेवेन्यू जनरेशन का। अब रूरल रीजन में जाएंगे, गवर्नमेंट के रेवेन्यू जनरेशन का कोई सोर्स नहीं है, क्योंकि अधिकतर लोग क्या कर रहे हैं, खेती, और खेती में तो खुद सरकारें बांट देती है। 3100 रुपये क्विंटल चल रहा है। सिंचाई कर 1 रुपये 1 एकड़ में, साल भर में 1 रुपये देना है, 1 एकड़ जमीन है, 1 रुपये जाके जमा करवे पंचायत में, बता 1 रुपये तो अभी परे रही तो उठा भी नहीं, नहीं का तो काम के नहीं है, वही जगह 1 लाख रुपये टप ले धर के निकाल ले, लेकिन 1 रुपये कोई उठा ही। किसान को 1 रुपये लग रहा है 1 एकड़ के पीछे, साल भर में अगर उसके खेत में पानी आ रहा है गवर्नमेंट के नहर से, तो 1 रुपये बस देगा वो, कोई टैक्स है ही। तो सरकारें खुद कितनों दे रही है, कितनों सब्सिडी दे रही है, खाद में सब्सिडी, रंग बिरंग के सब्सिडी चला है। तो वहां अधिकतर एक्टिविटी क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर। सरकार खुद पैसा दे रही है, वहां से रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, सरकारें दे रही, ले तुम जियो खाओ। शहर में देती है, नहीं देती है, क्योंकि यहाँ रेवेन्यू जनरेशन का बहुत बड़ा सोर्स है, कोई ना कोई प्राइवेट सेक्टर है, इंडस्ट्रीज है, दुनिया भर का लन फन, समझिए क्या कहा। तो ये 2 कंडीशन तो है, लेकिन इसके अलावा और कंडीशंस उसमें सेटिस्फाइड होने चाहिए, तब उस रीजन को स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, अर्बन रीजन के रूप में नोटिफाई करती है। तो प्राइमरी ये दोनों समझना है कि रूरल का मतलब क्या है, अर्बन का मतलब क्या है। तो अर्बन का मतलब ये है, अगर किसी जियोग्राफिकल एरिया की डेंसिटी मोर देन 400 पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, उस रीजन के मेल पॉपुलेशन का 75% शेयर जो है वो नॉन एग्रीकल्चर, गैर कृषि कार्य करे, खेती किसानी ना करे। और खेती किसानी के अलावा बहुत सारे और कार्य है, कहीं इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो वो सब आएगा, समझे। तो वो होता है क्या, शहर, और जो इसमें नहीं आएगा वो होगा क्या, गांव। और इन दोनों के लिए ही अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन है, एक को बोलते हैं पंचायत राज और दूसरे को बोलते हैं नगर पालिकाएं। यही पढ़ना है, अगली क्लास में इस पर बात करूँ, इंट्रो है, इस पे नंबर्स हमको देखना है कि छत्तीसगढ़ में पंचायत राज संस्थाओं की संख्या कितनी है। जैसे जिला पंचायत होता है, जनपद पंचायत होता है, ग्राम पंचायत होता है, अर्बन बॉडीज में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है, नगर निगम, म्यूनिसिपल काउंसिल होता है, नगर पालिका, और नगर पंचायतें होती है। तो उसके नंबर्स हमको देखने हैं, ठीक। अगली क्लास में इसी पर बात करूँ।